निरंतर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में बिहार राज्य में प्रवक्ता में हिंदी पद पर चयनित रविंद्र कुमार यादव जी हम लोग के बीच में हैं, जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं। और आपका सिलेक्शन प्रवक्ता पे हुआ है और प्रयागराज में आपने भी संघर्ष किया है और आपने एमए, बीएड और आईटीआई, आईआईटी सरकारी स्कूल से, बीएड भी आपने सरकारी स्कूल से ही किया है। ओ लेवल कंप्यूटर CCC और आपके स्वयं के संस्थान आरके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट टाइप सेंटर ईश्वर डिग्री कॉलेज के पास है। और आप एक शिक्षक भी थे, कोच भी थे और तैयारी भी आपने कर रहे थे। और अभी हाल ही में भर्ती जो फाइनल हुई है बिहार राज्य में, जो प्रवक्ता पद के भी, और 10 से 12 बैच में आप पढ़ा करते थे। और पहली बार बहुत सारे प्रतियोगी डरते हैं कि मेरा सिलेक्शन सर नए हैं नहीं हो। देखिए, पहली बार आपने मिसाल हासिल किया है कि भक्त काल संत काल से आपने एडमिशन से जुड़े और रीत काल समापन नहीं हो पाया और बिहार परीक्षाएं लगी थी, हम लोग जो भी प्रैक्टिस कराया जो भी, और आपने इतने कम समय में एक काल पढ़ करके सिलेक्शन ले लिया और आपने वो सारी रणनीति को सुना, टेस्ट बराबर दिए और देखिए बहुत कम समय में आपने प्रवक्ता बने। बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बात है नए लोग के लिए। तो आज हम लोग के बीच में रविंद्र कुमार यादव जी आए हैं और जो अपनी सफलता के दास्तान सुनाएंगे आप लोगों को कि कैसे कम समय में भी सफलता लिया जा सकता है। मैं सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और माल्यार्पण करके जैसा कि ये जो सफलता है मेरी अकेले की सफलता नहीं है, ये हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है। इनका जितना भी नियम और कानून जितने ये बनाए थे, जितना हम लोगों को पालन करने के लिए कहते थे, उसका थोड़ा सा भी हम लोग नहीं कर पाते थे और संघर्ष भरा जीवन था। जीवन संघर्ष ऐसे था कि खुद कमाना, खुद पढ़ना, ये थोड़ा अलग होता है। और कमाने की बात ऐसी थी कि घर से कोई सपोर्ट नहीं था, घर से बहुत सपोर्ट था। हमारे बड़े भैया और उनसे मझले भैया और जो तीसरे नंबर वाले हैं वो खेती किसानी करते थे, तो मुझको मौका मिलता था यहाँ पढ़ने के लिए। वो लोग पूरा सहयोग करते थे पूरा। लेकिन जब सफलताएं नहीं मिल रही थीं तो मैं अपने आत्मसम्मान के लिए कि मैं कैसे इन लोगों से पैसा कहूँ, कैसे मांगूँ, और जब भी रिज़ल्ट आता है मेरा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया पैसा मांगना। वो लोग अपने से जो भी दे देते थे ठीक है दे देते थे, लेकिन हम मांगते नहीं थे। और मैं टाइपिंग सिखाना शुरू किया 2015 से। मैं टाइपिंग सिखा रहा हूँ और टाइपिंग सिखाते सिखाते इतना अनुभव मिला है। मैं सिर्फ निरंतर क्लासेज में SL वर्मा सर का ही मार्गदर्शन करता था, जो हमारे गुरुदेव आपके सामने हैं। और इनमें हमारी इतना निष्ठा है कि वही निष्ठा ही हमको यहाँ तक पहुँचाई है। और ये जो सफलता है, पहले गुरु तो हमारे माता पिता ही हैं और उसके बाद हमारे गुरुदेव का नंबर है। इस सफलता में यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे गुरुओं का ही ऐसे आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं सारे प्रतियोगियों से यही कहूँगा कि सफलता किसी से दूर नहीं है, बस निरंतर मन से और निरंतर प्रयासों से ही आपका जो सफल होना, जो एक आप लोग डरते हैं कि सफल कैसे हुआ जाए, वो इन्हीं सीढ़ियों को पकड़ने के बाद तभी आपको सफलता मिलेगी। कुछ भी पढ़िए लेकिन निरंतर पढ़िए। लक्ष्य आपका एक होना चाहिए, मार्गदर्शक आपका अच्छा होना चाहिए। अगर मार्गदर्शक आपका अच्छा नहीं है तो आप कोई भी परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो उसमें समय लगेगा, क्योंकि सब कुछ अपने से समझना है तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर आपको मार्गदर्शक मिल गया तो आपका आधा रास्ता एकदम आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बस आपको उन्हीं नियमों का पालन करना है ईमानदारी से। वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो निरंतर क्लासेस पूरे भारत में आज हर जगह, और उत्तर प्रदेश में तो हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा ज़िला होगा और ज़िले में कोई ऐसा घर होगा जो हिंदी से तैयारी करते हैं लोग गुरु जी के पढ़ाए हुए शिष्य ना हो। क्योंकि इतने शिक्षक गुरु जी ने दिया है
इतने गरीबों के घर नौकरी गई है कि जिनके यहाँ सोच पाना ही बड़ा मुश्किल था कि कैसे मतलब नौकरी हासिल हो, कैसे मिले। और हारे को हरिनाम एक ही सहारा है, निरंतर परिवार। और हमारे गुरुजी एस.एल. वर्मा सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप तो मतलब मान लिए कि एस.एल. वर्मा सर मतलब पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते ही नहीं हैं, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी ले लेते हैं। अगर आप उनके प्रति समर्पण भाव आपका अगर है, आप वास्तव में आपके अंदर एक विद्यार्थी के लक्षण हैं, तो आपको असफलता का स्वाद कभी नहीं चखेंगे। ये आपको ज़रूर मिलेगा। संघर्ष आपका होना चाहिए। और कोच की भूमिका और जो होती है, एक शिक्षक की भूमिका जो होती है, गुरुजी तो कोच सबसे ज़्यादा बन के काम करते हैं, कोच की तरह मार्गदर्शक के रूप में। शिक्षक तो हैं, उनका लाजवाब है, उनका कोई तोड़ नहीं है। और इनकी मेहनत ऐसी मेहनत है कि हम क्या कहें कि हम तो कायल हैं, लेकिन जो दूसरी संस्थाओं में पढ़ते हैं वो भी कायल हैं। दूसरे शिक्षक जो खुद पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं, वो भी कायल हैं। हम कई लोगों से मुंह से सुने हैं कि वो अपने से ही बोले हैं कि एस.एल. वर्मा सर का कोई जवाब नहीं है उनका, वो इतने अच्छे टीचर हैं। जब टीचर मंडली बैठती है तो वहाँ आपस में ये लोग आपस में बात करते हैं कि नहीं, वास्तव में कि मतलब हैं, उनके अंदर निरंतरता है, रेगुलरिटी है। तो यही रेगुलरिटी ही और इनका डेली निस्वार्थ प्रेम जो बच्चों के प्रति है। फीस तो ली जाती है संस्था को चलाने के लिए, मैं भी टीचर हूँ, मेरी भी संस्था चलती है आर.के. कंप्यूटर टाइपिंग सेंटर के नाम से। और ये संस्था है ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के पास में है, पी.एन.बी. एक्सिस ए.टी.एम. के ऊपर है। तो मैं ये जानता हूँ कि शिक्षक का दायित्व क्या होता है कि जितना एक शिक्षक को अपने पुत्र के सिलेक्शन या उनकी सफलता पर गौरवान्वित महसूस करते हैं, गर्व होता है, खुशी महसूस होती है। वो खुशी जब उनका पढ़ाया हुआ बच्चा सेलेक्ट होता है तो वो अपने कर्म फल पर इतना खुशी होते हैं कि यही मेरा कर्म था, उसी का मुझे फल मिला है। वही जो मेहनत है, वही मेहनत है। और कम खुशी नहीं होती है, अपने बच्चे से ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि शिक्षक जो होगा, जो शिक्षक होते हैं, वास्तव में ईमानदारी से पढ़ाते हैं। अरे आप अपने बच्चे को तो बहुत अच्छी संस्था में पढ़ाना चाहते हैं, और आपको जो दायित्व मिला है टीचर का, अगर आप उसको ईमानदारी से नहीं निभाते हैं तो आपका बच्चा किसी भी ऐसी संस्था में चला जाए, लेकिन उसको सफलता तभी मिलेगी जब तक आप दूसरे बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे। क्योंकि शिक्षक का पद ऐसा है कि गुरु की महिमा भगवान से बड़ी होती है। तो इसलिए सभी को ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। गुरु तो हमारे परम आदरणीय एस.एल. वर्मा ही सर हैं, इनमें हमारी निष्ठाएं हैं। मैं इनका वीडियो जब भी यूट्यूब पे डालते हैं, हमारे मोबाइल पे लिंक आ जाता है, मैं देखता हूँ। जब मुझे ऑनलाइन नहीं जोड़े थे तब भी, जब जोड़ दिए हैं तब भी। और मैं गुरु वंदना भी सुनता रहता हूँ, क्योंकि मेरी दीदी मुझे एक सत्संग में लेके गई थी रामनगर में, जो जहांगीरगंज के पास में है, पहले ही है, अंबेडकर नगर का ही ज़िला है रामनगर। तो वहाँ एक राजस्थान के निखिलेश्वर स्वामी महाराज आए थे। तो वो लोग जय गुरुदेव में विश्वास करते हैं। तो मैं वहाँ गया था, तो मैं उस गुरु के अंदर मैं अपने गुरु को देख रहा था। जब वहाँ गुरु वंदना चल रही थी तो मैं अपने परम आदरणीय एस.एल. वर्मा सर को देख रहा था। पता नहीं क्यों मुझे मतलब इतना लगाव है, इतना है। मैं वहाँ भले वंदना हो रही थी उस गुरुदेव का, लेकिन मुझे वहाँ मेरे सर ही देख रहे थे। और मैं उसी दिन से मैं वंदना शुरू कर दिया। मैं जब भी वंदना करता हूँ मैं उनको देखता हूँ, मैं उनको भी मानता हूँ, लेकिन मैं अपने सर को ही उनमें देखता हूँ। उन्हीं का एक मतलब भाग है, या वही हैं, उन्हीं के रूप में हमारे सर हैं जो वंदना मैं सुनता हूँ। और मैं आप लोगों को सुनाना भी चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी बाद में लास्ट में सुनाएंगे। और सफलता ऐसी चीज़ है कि
जब तक आप अपने आप को अपनी जो मन में कड़वाहट है, जो आपके अंदर जो द्वेष भावनाएं चलती हैं एक दूसरे के प्रति और टीचरों के प्रति, जिनसे आप पढ़ते हैं उनके प्रति आप कृतज्ञ नहीं हैं, तो आपका इतना जल्दी उद्धार होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ें ये होती हैं कि आपका दोस्त कैसा है, आपका साथी कैसा है, आपके प्रति ईमानदार कितना है। इस संस्था में आने के लिए हमारे मौसी के लड़के हैं धर्मेंद्र यादव, तो इन्होंने कहा कि अब तो सर आपने संस्था खोल ही ली है, तो सर को आप पकड़ लीजिए, जाते रहिए। हमने कहा हम ये तो पहले से ही सोचे हैं। तो ये कह रहे थे कि सोचना क्या है, अभी चलता रहेगा, उसके बारे में आप उसके पीछे ना पड़िए। तो उन्होंने हमको मतलब थोड़ा मेरा उल्लास, मुझे ऊर्जा दिए, नहीं जाइए। तो मैं उसी दिन से निरंतर हो गया गुरुजी के यहाँ। जब मैं यहाँ आया, मैं पढ़ना शुरू किया, तो मेरे पास फ़ीस नहीं थी कि मैं सर को फ़ीस दे पाऊँ, क्योंकि मैं संस्था चलाता हूँ, पैसा आता है, खर्चा भर चल जाता है। कभी कभी ऐसा आता है कि एक 4200 ग्रेड पी की नौकरी भी फेल हो जाती है जब बच्चे रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि बस खर्चा चल जाता था, लेकिन घर से नहीं लगाना पड़ता था। ईमानदारी ये रहती थी, और ये गुरुजी का आशीर्वाद था कि आप निरंतर रहोगे, कभी फेल नहीं रहोगे। बहुत सारी संस्थाएं ऐसे ही हैं, कंपटीशन करती थी, लेकिन गर्मी में उनकी टाइपिंगें बंद हो गई थी, और मेरी ही टाइपिंग पूरी गर्मी चली है और मेरा खर्चा निकला है। तो सफलताएं ये होती हैं कि आप पहले अपने आप को जीरो करिए, तब आप हीरो बन पाएंगे। जब आपके अंदर ऊट पटांग रहेगा तो आप विलन बन सकते हैं, हीरो नहीं बन सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। और बहुत सारी बहनें हमको देख रही होंगी, मेरे भाई देख रहे होंगे, मेरे गुरु भाई देख रहे होंगे। तो मैं एक बहन का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जब मैं पेपर टीजीटी का देने गया था, तो एक बहन प्रतापगढ़ से थी, और वो निरंतर क्लासेज को देखती भी हैं। और हमने उनसे पेन मांगा था गोला करने के लिए, क्योंकि जो मैं पेन ले गया था उसमें जब मैं खोल के देखा रिफिल पतली वाली लगी थी, और हम सोचे थे कि ये गोला करने वाली होगी। तो मैं उस लड़की से मांगा, उसका नाम था नीलम, और उन्होंने मुझे पेन दिया था। बहरहाल मेरा टीजीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो 87 क्वेश्चन करके भी नहीं हुआ, 88 पे मेरिट गया था। तो मैं जो ये सफलता मुझे मिली है, तो मैं इसके बारे में सोच ही नहीं रहा था कि मुझे इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन निराशा तो थी, लेकिन सर के प्रति इतना विश्वास था कि रूम पे घबराहट होती थी, यहाँ आने के बाद मुझे इतनी ऊर्जा मिल जाती थी कि मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मुझे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। मुझे यही लगता था कि मुझे सिलेक्शन मिलेगा। और मैं ये भी कहा था सर से कि मैं सर इस संस्था को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। चाहे मेरी शादी भी हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, तो मैं अपने जब कितने भी साल का मैं हो जाऊंगा, तो मैं इस निरंतर परिवार में रह के ही अपना मतलब जो लक्ष्य है मैं उसको हासिल करूंगा। और इसलिए था कि इतनी ठोकरें लगी हैं इधर उधर भागने का, और कोई मतलब सही से समझाने वाला नहीं था। जो भी था भैया यही बोलते थे कि ये फार्म डाल दो, वो फार्म डाल दो। वो लोग मोटिवेट करते थे, लेकिन उतना मोटिवेट नहीं कर पाते थे जो एक लक्ष्य के लिए, जैसे बर्दाश्त करने की हर परिवार के अंदर क्षमताएं नहीं होती हैं। फिर भी मेरा परिवार मुझे आज 12-13 साल तक पढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें मेरे माता पिता, मेरे भाइयों का बहुत सहयोग रहा है। भाइयों के साथ साथ मेरे यार दोस्त, मेरे गुरुजी तो माता पिता के बाद ही हैं, तुरंत हैं, क्योंकि पहले माता पिता ही मिले थे, फिर जो समाज मिला था, फिर उसके बाद मैं यहाँ तक आया हूँ। और हमारे कुछ ऐसे मित्र थे कि जो नौकरी पाने के बाद मुझे फ़ोन करके ये तक नहीं बताए थे कि मुझे नौकरी मिल गई है। और नौकरी पाने के बाद वो ऐसे बदले कि वो कभी मुझे फ़ोन नहीं करते थे, मेरा नंबर उन लोग डिलीट कर दिए, और मैं भी कभी फ़ोन नहीं किया। ऐसे सामने मिलते थे तो मैं यही पूछ लेता था, यार आपको नौकरी मिल गई, आप बताए भी नहीं, क्योंकि मैं आपको भाई से बढ़ के मानता था, और मैं आपकी हर ख्वाहिशें पूरा किया है। मेरे पास जो भी पैसा रहता था
तो जब भी हम लोग मार्केट जाते थे, किसी मॉल वॉल में जाते थे, तो पूरा जो भी उसका लेने का मन करता था मैं ख़रीद के दिलाता था सर। उस समय मैं पैसा दे देता था, वो लड़का मुझे बाद में देता था। तो बाद में वो मेरा पैसा देता था, लेकिन उसका भी सर सहयोग है, क्योंकि वो नौकरी पाने के बाद मुझे बताया नहीं, और मैं इसी जलन में हमेशा जलता था कि मैं इससे अच्छी नौकरी लेकर दिलाऊंगा। और मेरा एक ही मेरा लक्ष्य था कि मुझे टीचर बनना है, और वो भी गुरुजी के सानिध्य में, और ये चीज़ें हमारी निरंतर क्लासेज में ही पूरी हो पाएंगी। तो मैं यहाँ से जुड़ा रहा। वैसे जुड़ा तो मैं 2017 से हूँ, लेकिन आत्मीय रूप से मैं 2011 में, जब मैं अगस्त में यहाँ आया हूँ, कुछ मेरे बड़े भाई थे, संघर्ष कर रहे थे टीजीटी के क्षेत्र में, तो गुरुजी का नाम सुनते थे, और जहाँ गुरुजी पढ़ाते थे मैं वो भी जगह देखा हूँ कि 2-3 लड़कों से शुरुआत करने के बाद आज ये संख्याएं 5-7 हज़ार के आसपास आ गई हैं। और 5-7 हज़ार तो मौजूदा हालत में लोग पढ़ रहे हैं, और ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं करीबन लगभग 1,500 हज़ार बच्चे होंगे, बाकी उसमें जितने बच्चे होंगे। और मैं तब से जानता हूँ और तब से लगा हूँ, और मैं गुरुजी के यहाँ रहता था, तो मैं गुरुजी के यहाँ रैंक भी देता था, लगभग मैं रैंक ही देता था। और गुरुजी तभी से मुझको मेरे नाम से, मेरे चेहरे से, मेरे ज़िले से और बहुत अच्छे से गुरुजी जानने लगे थे। और हमेशा कुछ भी अगर मैं अगर निराशा अंदर आती थी, तो मैं गुरुजी के ऊपर पीएचडी करना शुरू कर देता था कि गुरुजी इतना मतलब मेहनत करके पढ़ाते हैं, सुबह से पढ़ाते हैं और देर रात तक थकते नहीं हैं। तो मैं भी जिस संस्था में गया था, मैं उस संस्था में जेके कंप्यूटर, उस संस्था का नाम है, हमारे गुरुजी हैं जितेंद्र सर। मैं उनको आज भी अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जब गया था मैं सीखने के लिए, और मैं सीखा, फिर मैं उन्हीं के संस्था में सिखाने लगा, और जो मेरा आत्मसम्मान था वो बचा रह गया। मैं कई बार सोचा कि अब घर वालों से कह दूँ कि मैं अब मुझे समय दे दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सर के सानिध्य में हो के मैं प्रवक्ता, टीजीटी कुछ भी मैं बन सकता हूँ, और मैं अपनी संस्था को बंद करना चाहता था सर। लेकिन ये जब फिर गुरुजी के पास आते थे, ऊर्जा मिलती थी। गुरुजी का आदेश था कि संस्था बंद मत करना, निरंतर चलते रहना, इसलिए मैंने उसको ऐसा किया नहीं, और मेरा मान मतलब बढ़ गया, मेरा सम्मान बच गया, मुझे जो नौकरी मिल गई। और मेरी डूबती नैया को किनारा देने वाले हमारे एस.एल. वर्मा सर हैं, और हमारे साथ में संघर्ष करने वाले हमारे भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, धर्मेंद्र कुमार यादव जी, हमारे मौसी के लड़के भी हैं। हर जगह मेरा सपोर्ट किए हैं, मेरे साथ रहे हैं, और कुछ भी कोचिंग की बातें आती थी तो मेरे साथ रहते थे। मैं वो चीज़ें नहीं भूला हूँ, और मैं उस दोस्त का भी नहीं भूला हूँ जो शुरू से ही मेरे साथ छल कर रहा था। कि जब मैं बीए में एडमिशन लिया, वो कई लोगों से, कई टीचरों के संपर्क में था कि हिंदी संस्कृत का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब हम दोनों लोग फार्म भरने गए बीए में, तो उसने हमको ये नहीं बताया कि हम फलाने से पूछ के ये भरे हैं। तो हम हिंदी और समाजशास्त्र ज्योग्राफी ले लिए, और वो हिंदी संस्कृत जब हम भर दिए फार्म, वो भी भर दिया। पास में ही फार्म था, तो हम सफ़ेदा नहीं लगाना चाह रहे थे, गुस्सा आ गई, क्योंकि मैंने उससे पूछा कि आपने तो ये लिया है। उसने कहा कि मैंने भैया से, फलाने टीचर से पूछा था, उन्होंने कहा था कि ये है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन है ये, और इसका कॉम्बिनेशन नहीं। तो मुझे दुख हुआ, गुस्सा भी आया, तो मैं बदला नहीं। फिर उसके बाद मैं एक भैया थे, उनसे मैंने पूछा कि भैया मैं बीएड करना चाहता हूँ, तो वो बोले कि आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं है, बीएड करके क्या करोगे। तो हमें लगता था कि मेरा सिलेक्शन 2018-19 में 69,000 वाली वैकेंसी में मेरा ही नहीं, मेरे भाई धर्मेंद्र का भी हो जाता, दोनों लोग बीएड करना चाह रहे थे। तो ये हुआ कि हम लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, कॉम्बिनेशन अलग से बनाया जा सकता है। तो इंटर से संस्कृत बना लिए, फिर राजेश टंडन से संस्कृत से बना लिए, और सब बना लिए।
अगर कोई दोस्त आपके साथ कपट करता है, आपके साथ धोखा करता है, तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। और मैं भगवान से डेली यही प्रार्थना करता था कि मेरा दोस्त 1800 ग्रेड पे की नौकरी पाया है और उसको इतना घमंड है, भगवान मुझे इससे बड़ी नौकरी देना, लेकिन हमारे अंदर घमंड मत देना। हमारे अंदर कभी मानो कैसा होता है और उसके अंदर अभिमान ना डालना, देना हमको ज़रूर लेकिन अभिमान मत डालना। और मुझे अगर बना ही रहे हो किसी लायक तो मेरे अंदर अहंकार मत डालना। ये अहंकार अगर बनाना है तभी बनाइएगा जब अहंकार न डालना हो, नहीं तो मत बनाइएगा। मैं ऐसे ही सही हूँ। और मैं यहाँ से रिजल्ट आने से पहले मैं भगवान बजरंग बली का दर्शन करने गया था। दर्शन इसलिए करने गया था कि मैं जितने मित्रों को बोला था कि तुम नौकरी पा जाओगे और इतने दिनों में पा जाओगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जो शर्मा मैंने नाम लिया, शर्मा जी थे, तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो वो कह रहे थे कि भैया हम दिल्ली जाने हैं, कमाने जाना है हमको। उसके पहले तो हम उनको भारत हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी लगवाए थे, जो सर मतलब सही है। हमारे एक नाना हैं डॉक्टर संजीव यादव, पट्टीदार में हमारे नाना के ही गाँव के हैं, तो यहीं स्वरूप रानी यहाँ पोस्टेड हैं बेली में। तो वो भारत हॉस्पिटल में ईसीजी करने जाते थे। तो मैंने उनसे कहा और भारत हॉस्पिटल में यूबी सर से कहा कि सर ऐसी सी बात है, तो उनको वार्ड बॉय की नौकरी मिली थी। उसके बाद उनकी बहन की शादी पड़ी, पेपर 69,000 वॉल्यूम दिए थे। तो उनको लगा कि नहीं, अब मेरा खर्चा नहीं चल पाएगा, मैं जा रहा हूँ, मैं दिल्ली चला जाऊँगा। मैंने यही कहा कि नहीं तुम रुको, तुम्हारी बहन की शादी तक तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और भगवान बजरंग बली का अगर ये आदेश है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भगवान बजरंग बली का दर्शन करने ज़रूर चले जाइएगा और हमको भी साथ ले जाइएगा। और सर वास्तव में उनकी सिस्टर की शादी में ही उनका वेरिफिकेशन हुआ और एक भी दिन ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि इसके बाद वो लोग नहीं गए वहाँ। और एक हमारे रवि सर थे, उनको भी मैंने बोला था, रजत हमारे स्टूडेंट भी थे, मित्र भी थे, उनको भी हमने बोला था। सब लोग लगभग नौकरी पाए। तो मैं वहाँ बजरंगबली जी का, भगवान का दर्शन करने गया था, अपने लिए नहीं गया था। मैं उन्हीं लोगों का जो था, मैंने कहा कि भगवान मुझे बहुत दंड मिल रहा है, वो लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरी जिह्वा से कहलवाने वाले आप ही थे, मेरे मुखमंडल में, मेरी बाणी पे आप ही बैठने वाले थे। तभी मैंने कहा था, आप ही का आदेश हुआ था, तभी मैंने कहा था उनके प्रति ये बातें। और वो बातें मेरी झूठ नहीं गई और ये सही था। तो उन लोगों को दर्शन करना चाहिए। वो अकेले कर लिए, हमको साथ नहीं ले गए, तो कुछ लोग अकेले भी नहीं किए। तो हम इसीलिए सर रिजल्ट आने से पहले हम वहाँ गए। हम कहे सर हम कुछ मांगने नहीं आए। अच्छा, विश्वास था आपको कि हम प्रवक्ता बन जाएंगे? नहीं सर, हमें विश्वास नहीं था। हमें विश्वास नहीं था कि हमको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हमें टीजीटी में विश्वास था सर, क्योंकि जो भी मैं करता था आपसे बता देता था। जैसे रिजल्ट आया था मैं आपसे पहले ही मिलने आया था, और जब मैं पेपर करके आया तब भी आज मैं रात को आया हूँ, मैं सोया नहीं, मैं सुबह आया, मैं कोचिंग आया। प्रवक्ता का रिजल्ट आया था, सबसे पहले आप ही मिले थे। हाँ, और डायरेक्ट मैं आप ही के पास आया था। जब मैं पेपर टीजीटी का दे के आया था तो मैंने बताया सर मेरा 85 है, और जब संशोधन आया तो 87 हुआ, 88 पे मेरिट गई थी, नहीं हुआ था। उसके बाद मुझे इसमें विश्वास नहीं था कि मेरा ये हो जाएगा, लेकिन इसी के आधार पे उम्मीदें लगाई जा रही थी कि मेरिट बढ़ेगी, इसीलिए तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम भगवान बजरंगबली से यही प्रार्थना किए, भगवान आप हमको जिसमें भी खुश रखेंगे मैं उसी में रहूँगा। मेरा जितना संघर्ष होगा मैं आपका आदेश मानकर वो संघर्ष पूरी ईमानदारी। अच्छा, क्लास में बैठते थे आपको विश्वास था, सुन रहे हैं कि काम करेगा? मैं जब क्लास में रहता था कि मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग क्लास में बैठते थे मेरे से ज़्यादा ऊर्जावान नहीं बैठते थे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ये जो सुन रहा हूँ। और मैं गुरुजी से एक ये भी विनती किया था कि सर जो आप क्वेश्चन बोलते हैं उसका उत्तर भी सर लोग नहीं बताते हैं तो बता दिया करिए। लेकिन बाद में मुझे ऐसे लगा कि जब ये सर उत्तर बोलते
प्रश्न बोलते थे तो कुछ हमारे साथी ऐसे हमारे साथ बैठते थे कि वो प्रश्न को लिख लेते थे और खुद से जाके मेहनत करते थे गूगल बाबा पे बोल के कि इसका क्या है। तो वो डबल लाभ करता था और उत्तर ना बताने का ये फ़ायदा मिलता था कि आपको मेहनत खुद से करना है और गुरुजी एक मार्गदर्शक हैं, आपको बता रहे हैं कुछ आप भी करिए। आप अगर करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप यहाँ प्रश्न लिख लेंगे और रूम पे जाएंगे तो उसका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। अब आप गूगल में बोलोगे फलाने क्वेश्चन का मतलब, जैसे पूछ लिए कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना जो है जिस पे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला, तो ये सब चीज़ें जब आप अपने खुद से बोलोगे तो ये चीज़ें आपको मतलब मिल जाती हैं। तो आपका एक जो मेमोरी है वो मेमोरी की क्षमता बढ़ती है, याददाश्त क्षमता आपकी बढ़ती है और कुछ चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, बस रिवीजन का वो होता है। टेस्ट में कितना कर लेते थे आप? मैं पहला टेस्ट आया था करने के लिए, हमारा 63 या 65 था सर। 125 में 125 में मेरा 63 या 65 था। जब मैं दोबारा टेस्ट दिया तो हमारा 75 गया। अच्छा, बिहार में स्पेशल जो हम पेपर कराते थे उसमें कितना हो जाते थे? बिहार स्पेशल में सर हमारा वही 99 जाता था। और 120 में? हाँ 99। क्योंकि 80 विषय होता था, 40 जीएस। और कभी कभी सर 90 जाता था, कभी कभी होता था कि 89 गया है। तो इस तरीके से था सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर हिंदी के टीचर हैं, लेकिन सर जब प्रैक्टिस टेस्ट जितने भी बिहार स्पेशल कराया है सर ने, अब हम बता रहे हैं कि मैथ रीजनिंग और जो जीएस पार्ट था, जीएस पार्ट डिक्टो मिला है। जो क्वेश्चन यहाँ टेस्ट में डाला गया था वो वहाँ डिक्टो मिला था। अब ये सोचिए कि जो ताना भगत वाला था आदिवासी विद्रोह का, तो ये सब तो वहाँ सर डायरेक्ट वही सब मिला था। तो कोई ऐसे मतलब नहीं है कि गुरुजी अगर आप इस संस्था में पढ़ने के लिए आए हैं तो उसी सब्जेक्ट से ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। सर के पास पूरा ज्ञान है, क्योंकि सर एक बहुत बड़े कंपटीटर भी रहे और कंपटीटर के साथ साथ उनको पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। आपका सिलेबस देखते हैं, सिलेबस देखने के बाद उस पर इतनी मेहनत करते हैं। वो ये कह के नहीं टालते हैं कि मैं तो अपने सब्जेक्ट पे ही बेस्ट देना चाहता हूँ। वो इस पे काम करते हैं कि कितने गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि वो अलग से जाके कोचिंग करें, सब्जेक्ट का अन्य सब्जेक्ट का कोचिंग करें। और वो चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं टेस्ट पे, और वो चीज़ें जो टेस्ट में मिलती हैं वही आप रिवीजन अगर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकने वाला है। और सबसे बड़ी